हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जितना भी प्रश्न है स्पेशल एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्रता होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्ड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है गोल्ड द ड्रीम डेट यूनाइटेड ओवर नेशन एक हिंदी फिल्म है जो भारत के स्वतंत्रता होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है। यह फिल्म 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी। इसमें प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और तपन दास के रूप में मतलब किरदार में है। तपन दास वह व्यक्ति है जिसने 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। यह फिल्म रीमा कागाती के द्वारा निर्देशित की गई है। तपन दास के चरित्र है जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी किशन लाल से प्रेरित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण को न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिक के याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है चार मीनार, बी है लाल किला और सी है जामा मस्जिद और डी है इंडिया गेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी इंडिया गेट के नाम से। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, एक युद्ध स्मारक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए ब्रिटिश भारतीय सेना में 70,000 सैनिकों के लिए स्मारक के रूप में है। इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। इसे 10 फरवरी 1921 में स्थापित किया गया था और इसे 12 फरवरी 1931 में उद्घाटन किया गया। लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इंडिया गेट सर एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। इंडिया गेट की तुलना अक्सर पेरिस के आर्के डी ट्रायम्फ और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से की जाती है। अमर जवान ज्योति बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिक की याद में करने के लिए इंडिया गेट के नीचे स्थापित किया गया है। अमर जवान उसका एक स्मारक है जो इंडिया गेट के मतलब जस्ट उसके नीचे स्थापित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन डी गुजरात में हो जाएगा। भारत में तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर में से मुख्य भूमि में 5422.6 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्र में 2094 किलोमीटर शामिल है। गुजरात में भारत की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित किए गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान जो किए गए थे वो थे, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, मोहम्मद गौरी। तराइन का युद्ध घुंडी और चहमान यानी कि चौहान के बीच लड़ा गया था। घुंडी का नेतृत्व मोहम्मद गौरी कर रहा था और चौहान का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान ने किया था। तराइन की लड़ाई में 2 युद्ध हुए थे। स्थान करनाल के पास तरेरी गांव में। तराइन का पहला युद्ध 1911 में लड़ा गया था। तराइन के पहले युद्ध में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने घुंडी राज मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में लड़ा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में घुंडी राजा मोहम्मद गौरी ने चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1192 में कथराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को व्यापक रूप से अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुकोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अम्बीबा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो ये हो जाएगा अम्बीबा। अम्बीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। यह किंगडम
प्रोटिस्टा के तहत समूहीकृत है। यह आमतौर पर तालाबों और झीलों जैसे जल के निकाय में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है। ठीक है, मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनी चतुर्वेदी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी एक भारतीय पायलट है। वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। अवनी चतुर्वेदी राजस्थान के सूरतगढ़ में भारतीय वायुसेना के नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स का एक हिस्सा है। वह मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी है। उन्हें 2018 में मोहना सिंह जीतवाला और भावना कंठ के साथ पहली कॉम्बैट पायलट घोषित किया गया था। उन्हें 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोटों को किस वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में। भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोट 2016 में अमान्य घोषित किए गए थे। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। विमुद्रीकरण के तुरंत बाद सरकार द्वारा नए 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे। 10 नवंबर 2016 से बैंक नोटों की नई पूर्ण निर्धारित श्रृंखला 500 और 2000 प्रचलन में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 और 1000 मुद्रा के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उड़ीसा के सबसे बड़ी खड़े पानी की झील है। तो उड़ीसा के सबसे बड़े खड़े पानी की झील है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। चिल्का झील हो जाएगा। चलिए, चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी बैकवाटर झील है। विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चिल्का झील का नाम डेस्टिनेशन फ्लाईवेज है। भारत की एकमात्र झील डेस्टिनेशन फ्लाईवेज में शामिल है। एक अस्थायी नस विश्व विरासत स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप और प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय वेटलैंड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी है। तो सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है, इसका ऑप्शन ए है हमिंग बर्ड, बी है कैनरी, सी है घरेलू गरैया और डी है डॉग। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड। ठीक है, चलिए हमिंग बर्ड के बारे में कुछ जानते हैं। तो हमिंग बर्ड आमतौर पर अमेरिका में देखे जाने वाले पक्षी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है। एक हमिंग बर्ड की लंबाई 7.6 से 13 सेंटीमीटर होती है। हमिंग बर्ड नाम उनकी फड़फड़ाती हुई पंखों के द्वारा होने वाली गुनगुनाहट की धुन पर पड़ा था। नर हमिंग बर्ड घोंसला बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नृत्य के रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए है कथक, बी है मणिपुरी, सी है उड़ीसी और डी है कथकली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक। कथक एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा का एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत शब्द कथा से हुई है, जिसका अर्थ है कहानी कहने की कला। लखनऊ और जयपुर भारत में प्रसिद्ध कथक केंद्र है। प्रसिद्ध प्रतिपादक जो है इनका वो है शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सीताराम देवी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्हें ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, बी है विराट कोहली और सी है सचिन तेंदुलकर और डी है सौरभ गांगुली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन हैं। वह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी सेवारत है। उनका उपनाम है ऑफ साइड के भगवान यानी कि दादा। उन्हें 2003 में विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया था। वो 10,000 रन के स्कोर को पार करने वाले इतिहास के तीसरे बल्लेबाज हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 4 बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र क्रिकेटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए
इसका आंसर होगा 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है मोपला विद्रोह 1921, पाइका विद्रोह 1817 और गोल्ड विद्रोह 1941 और सिपाही विद्रोह 1857। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिपाही विद्रोह से। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। बेगम हजरत महल 1857 की सिपाही विद्रोह से संबंधित है। उन्हें 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। हजरत महल ने नाना साहब और फैजाबाद के मौलवी के साथ काम किया था। वह लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह की नेता थी। बेगम हजरत महल का मकबरा नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो वो किनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो भारत में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो किनके सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो वो है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा घाटी के केवडिया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। इसमें भारतीय मूर्तिकार रामबी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। यह लॉन्स एंड ट्रूबो द्वारा निर्मित है। यह साधु बेल्ट नामक नदी द्वीप पर निर्मित है। यह 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया था और इसका उद्घाटन जो किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? ठीक है, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटरलू। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन ने पराजित हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सम्राट था। उसने 2 बार फ्रांस पर शासन किया था। पहला शासन था 1804 से 1814 तक और दूसरा था 1815 में। उसने फ्रांसीसी क्रांति युद्धों के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो कब अपनाया था? तो ऑप्शन ए है 1932, बी है 1787 और सी है 1877 और डी है 2000। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 1787। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। बी द पीपल अमेरिका संविधान के पहले 3 शब्द हैं। अमेरिकी संविधान में 27 बार संशोधन किया गया है। पहले 10 संशोधन को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का विधेयक के रूप में जाना जाता है। और कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 1774 से 1781 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम सरकार के रूप में कार्य किया था। अमेरिकी संविधान का महत्वपूर्ण विशेषता है न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार और महाभियोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। ठीक है, स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है पंचायत समिति, ऑप्शन बी है ग्राम समिति और ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत और डी है जिला परिषद। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गए थे? तो ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1950 में। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो होगा ऑप्शन डी, 1950। योजना आयोग एक संस्था थी जिसे भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार किया था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय योजना भवन नई दिल्ली में है। योजना आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है। योजना बनाने की अवधारणा जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू किया गया रूसी मॉडल पर आधारित थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे।
योजना आयोग का उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्त किया जाता था और गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया और योजना आयोग को 2014 में नवगठित नीति आयोग के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह वाले कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्त दानकर्ता माना जाता है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है ओ निगेटिव, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए बी निगेटिव, ऑप्शन डी है ओ पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए ओ निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा मृदा में समृद्ध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक विकास गति को क्या कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक विकास गति को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्पर्श रूपांतरण, ऑप्शन ए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ आप लोग भी आंसर दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि इनकी जड़ जमीन पर स्थिर होती है। पौधे पूरे शरीर को गतिमान किए बिना अपने एकल भाग में गति कर सकता है। पौधे की गति दो प्रकार की होती है, अनुवर्ती गति और अनुकुंची गति। स्पर्श या कंपन के कारण स्पर्श रूपांतरण किसी पौधे को अनुकुंची प्रतिक्रिया है। स्पर्श रूपांतरण को कंपा अनुकुंचन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा